आइए प्यारे बच्चों, सैंपल पेपर 10 सैंपल पेपर का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सर आपके सामने क्वेश्चन है, ए सेट दिया गया जिसमें दो एलिमेंट है एक्स और वाई, देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए। एक बात बताइए, अगर ए सेट में आपके दो एलिमेंट्स हैं सर एक्स और वाई, तो कई बच्चे तो रिलेशन की डेफिनेशन ही भूल जाते हैं। सर रिलेशन होता क्या है? रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या था सर? रिलेशन ऑन ए, it is a सबसेट ऑफ ए इंटू ए। सर ए इंटू ए के जितने सबसेट बनेंगे सर उनको रिलेशन कहा जाएगा रिलेशन ऑन ए। अगर ए सेट आपके पास है एक्स कॉमा वाई, तो प्यारे बच्चों ए इंटू ए हमारे पास क्या होगा? एक्स कॉमा वाई। इस सेट को मल्टीप्लाई करें सेट कंटेनिंग एक्स एंड वाई के साथ, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए सर, एक्स कॉमा एक्स एंड एक्स कॉमा वाई, सर वाई कॉमा एक्स एंड वाई कॉमा वाई, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ रहे हैं ए इंटू ए में। अब आपसे कहा गया सर वो रिलेशंस बताओ जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। रिफ्लेक्सिव के लिए सर आप नोटिस कीजिए, जो पहला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव के लिए बनेगा उसमें एक्स कॉमा एक्स और वाई कॉमा वाई की प्रेजेंस जरूरी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर क्या ये सिमेट्रिक भी है? रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, दोनों ही है सर ये। चलो एक रिलेशन ये बन गया। अब अगला रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी, मैंने एक्स कॉमा एक्स लिया और वाई कॉमा वाई, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों पेयर तो जरूरी है। अब अगर इसके अलावा मैं कोई भी एक पेयर बचे हुए में से लेता हूं, तो मुझे दूसरा पेयर लेना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। मान लो मैंने इसके अंदर एक्स कॉमा वाई को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं रहा। सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे वाई कॉमा एक्स को भी बीच में लेना पड़ेगा। बट अब कितने रिलेशंस बने हैं जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हैं? 2। वैसे देखें तो सर इसमें कितने रिलेशंस बनेंगे? ए इंटू ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? 4 ऑर्डर्ड पेयर। उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर n के अकॉर्डिंग 2 रेज़ टू पावर 4, 16 बनेंगे सर इसके सबसेट। ए इंटू ए में अगर 4 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर n के अकॉर्डिंग 2 रेज़ टू पावर 4, यानी 16 सबसेट। तो जितने सबसेट इसके बनेंगे वो सारे के सारे रिलेशंस हैं, रिलेशंस ऑन ए। उनमें से 2 ही रिलेशन ऐसे हैं सर जो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी है। ये है, दूसरा ये है बेटा, राइट। अगर रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक बनाना हो, तो कई और भी बन सकते हैं हमारे पास। मान लो मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स का, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स का, तो सर वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसने क्या कहा सर? रिफ्लेक्सिव भी, और कितने बन रहे हैं? 2। तो सर आंसर बी आ गया आपका करेक्ट। ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n such that 2a minus a transpose is equal to I। प्यारे बच्चों 2a मैट्रिक्स माइनस a ट्रांसपोज, ये कह रहा है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये भी कह रहा है सर a इंटू a ट्रांसपोज में टोटल आपके 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब वो पूछ रहे सर देन द ऑर्डर ऑफ a। एक बात बताओ, ए मैट्रिक्स अगर मान लीजिए सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n है, तो यार ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? सर n by m। अब इन दोनों का मल्टीपल कब पॉसिबल होगा? सर जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से मैच करेंगे, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के साथ मैच करेंगे, वो तो हो गई सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बन के आएगा ये बताओ? m by m। और इसके एलिमेंट्स कितने होंगे? m इंटू m, यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सर उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? सो m स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो m क्या होगा? 3, राइट। ये तो कंफर्म हो गया सर a के ऑर्डर m by n में m की वैल्यू सर 3 है। दूसरा ये कह रहा है सर a माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को एडलेस करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? आपको पता है कि 2 मैट्रिक्स का एडिशन डिफरेंस कब पॉसिबल होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है।
अगर ए का ऑर्डर m बाय n है तो सर ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा n बाय m। और सर ये दोनों ऑर्डर फिर सेम होने चाहिए, दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर इसका मतलब m की वैल्यू किसके इक्वल और n की वैल्यू, अगर a की m की वैल्यू 3 है तो n भी क्या होगा, तो a का ऑर्डर क्या होगा फिर कौन सा ऑप्शन। क्या उसने इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है, देन द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर पूछा ना। मान लो कुछ और पूछे थे, जो थोड़े ए का ऑर्डर ही पूछे, बच्चा ए का ऑर्डर निकाल के चेक करे कौन सा ऑप्शन है, निकालने को कुछ और कहा था, ये भी कह सकता है वो, ये भी ध्यान रखना। आइए प्यारे बच्चों अगला ये, सर ए मैट्रिक्स ए है एंड बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। सर ये क्या बला आ गई, हमने तो सर स्टडी किया हुआ सर ए इनवर्स, इस ए इनवर्स को क्या कहते थे सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको कहते हैं सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का मतलब होता है सर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन सर आपको कह रहे हैं बी इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है सर बी अगर ए का एडिटिव इनवर्स है, मतलब कि बी जो हमारे पास है सर वो ए का नेगेटिव है, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। किसी भी एक मैट्रिक्स का साइन बदल दें, किसी भी एक मैट्रिक्स का साइन बदल दें तो जो नई मैट्रिक्स साइन बदलने के बाद आ रही है उसे कहा जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी क्या कह रहा है सर ए का एडिटिव इनवर्स है, देन ये बताओ सर ये क्या होगा। प्यारे बच्चों ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट। अब बी किसके इक्वल है सर, तो सर ए का डिटर्मिनेंट और ये क्या आ गया माइनस ए का डिटर्मिनेंट। -1 इसमें से बाहर लेंगे तो क्या होगा, -1 की बाहर, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या चल रहा है 3/3, इसलिए -1 की बाहर ये आ गया बेटा। अब प्यारे बच्चों गौर से देखो ए मैट्रिक्स कौन सी दी हुई है, सर ए मैट्रिक्स आपको दी गई है यहां पे, ध्यान से कि 3 कॉमन ले ले इसमें से, तो ए मैट्रिक्स क्या आ रही है, तो यार ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा 3i का डिटर्मिनेंट। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा 3 की पावर n, इसका मतलब प्यारे बच्चों 27। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर 27 है तो सर ये क्या होगा फिर, यानी -3 की बार कितना आ गया माइनस, कौन सा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। छोटी छोटी सी जानकारी क्वेश्चन हमारा निकालने नहीं देगी अगर हमने इन चीजों को नोटिस नहीं किया तो। बेटा सैंपल पेपर में हर वैरायटी हर कंसेप्ट को रखा हुआ, मैंने सिलेक्ट कर करके कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं जो बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए, अवॉइड ना करें। ये एमसीक्यू ऐसे आपको सारे मिलेंगे नहीं मार्केट के सैंपल पेपर में, ये गारंटी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बेटा किसी बुक से नहीं उठाया हुआ, ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, ये मिलेंगे नहीं, ऐसे कंसेप्ट उठा के डाले गए हैं सैंपल पेपर के अंदर जो बच्चे नोटिस करें तो बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन सिंपल है, हर बच्चा कर सकता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सर कॉस ऑफ tan इनवर्स, सर इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ट्रायंगल मेथड बताया था ना आपको, कब लगाते थे, जब एक टी रेशियो में अंदर जो एंगल है वो इनवर्स में दिया जाए, तो कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और उसका इनवर्स दोनों एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। ऐसे केस में इसको मैं क्या अज्यूम कर लेना चाहिए, लेट tan इनवर्स 3/7, आपको पता है कि एक एंगल है, तो बेटा 3/7 क्या होगा। अब यहां से अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, लो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया, दिस एंगल इज थीटा, तो ये आ गया सर परपेंडिकुलर, ये आ गया सर बेस, कितना आ गया ये
ठीक है जी। अब बताओ क्या निकालना था, इसको थीटा एज्यूम किया था, तो आपने निकालना सर कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन 7 अपॉन, ऑप्शन तो है ही नहीं कोई, क्वेश्चन में एरर है, यहां आएगा रूट, ध्यान रखना, ठीक कर लेना, करेक्शन कर लेना बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 5, देन द वैल्यू ऑफ ए। मॉडुलस फंक्शन एक ही पॉइंट होता है जिसपे डिफरेंशिएबल नहीं होता, जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब कि सर ये मॉड के अंदर इफेक्ट है जिस वैल्यू पे जीरो बनता है। तो सर ये आपका x प्लस ए जहां पर जीरो बनेगा, कहां बनेगा सर, माइनस ए पे, तो ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और कौन सा पॉइंट है, कह रहे सर वो 5 है, तो माइनस ए की वैल्यू 5 है, तो प्यारे बच्चों ए क्या आ गया, ए इज -5। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। मॉडुलस फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर ऑन ऑल रियल नंबर्स, कॉन्टिन्यूस हर जगह होता है, डिफरेंशिएबल हर जगह होता है, एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, जो उसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है। क्रिटिकल वैल्यू क्या है सर इसकी, -5। अगला केस, सर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। प्यारे बच्चों फंक्शन आपको दे दिया गया, तो ये क्वेश्चन है सर विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना। मॉडुलस फंक्शन कहां पर आपको था कि मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, तो बेटा माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, -1 से मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन का आंसर आ रहा है सर या तो 0 या 0 से लेस देन, फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी या 0 से लेस देन। मैक्सिमम वैल्यू बताओ, 0, मिनिमम बता ही नहीं सकते हम, तो सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर 0। फंक्शन ये दिया गया एक, सर वाई स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर आपने बताना क्या होगा। फंक्शन दिया गया बेटा आपको a sin x प्लस b cos x, सर डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाले इसका, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव, अब बताइए सर वाई स्क्वायर प्लस में डेरिवेटिव का स्क्वायर, सर वाई स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर आपने किया a sin x प्लस b cos x, प्लस में a cos x माइनस b sin x, स्क्वायर ऑफ दिस क्या है, इसका होल स्क्वायर ओपन करे तो a sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x, इसका स्क्वायर ओपन किया सर a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x -2ab sin x cos x, कैंसिल आउट गया ऑर्डर। इसमें से ध्यान से देखिए तो a स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहां b स्क्वायर कॉमन लिया, क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन लो। पेपर का लेवल बेटा जब बदलता है ना तो अनएक्सपेक्टेड बदलता है, रियली बता रहा हूं। पेपर जब बदल कर आएगा तो आप देखेंगे यार, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन तो ऐसे यार अजीब से, पेपर का पैटर्न तो कुछ अलग ही आ गया, हमने जिस टॉपिक का क्वेश्चन केस स्टडी का सोचा था वो आया ही नहीं। पेपर अनएक्सपेक्टेड बदलता है,
जो चीजें कई बार बड़ी सिंपल और आसान सी होती हैं, एवरेज होती हैं, कई बार बच्चे उसको इग्नोर कर जाते हैं। आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, तो आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करें। कई बार बड़ी आसान सी चीजें भी होती हैं और कई बार क्रिटिकल भी होती हैं, और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल में से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेपर आप कभी भी खोल के देखें, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया हुआ है तो मोस्टली क्वेश्चन आपको वो एक्सरसाइज के कम एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज के ज्यादा मिलेंगे। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर ये कॉर्नर पॉइंट आपको दे दिए गए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे दिए गए, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट, सर z आपको दिया गया 3x - 4y। बड़े सिंपल पॉइंट है यार। z की वैल्यू 0,0 पे ली दो, z की वैल्यू 5,0 पे कैलकुलेट की बेटा, z की वैल्यू 6,5 पे कैलकुलेट की, सर z की वैल्यू 6,8 पे ली, सर z की वैल्यू आपने ली 4,10 पे, कौन सा पॉइंट आ रहा है? फिर 8 अगर यहां रखे तो क्या पूछ रहा है वो? मिनिमम ऑफ z अकर्स, इनमें से तो कोई भी नहीं है। किस पे आ रही है मिनिमम वैल्यू? 0, अच्छा बी ऑप्शन दिया तो हुआ है, थैंक यू जी। बी ऑप्शन मेरे को नहीं आ रही है आपके चेहरे देख के। हाँ कुछ नहीं, जल्दी ओवर करेंगे। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट के चांसेस कितने दिए हैं? बी नॉट के चांसेस, एंड सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए की वैल्यू ये दे रखी है, देन ए बाय बी के चांसेस कैलकुलेट करने हैं। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सर बी के चांसेस तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से मिल जाएंगे हमें। सर ए नॉट की प्रोबेबिलिटी अगर 0.7 है तो ए के चांसेस आगे सर 0.3। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट अगर आपको गिवन है सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के चांसेस 0.3, और सर ये दिया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के चांसेस कितने हैं? आप सबको पता होना चाहिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होता है। तो प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्यारे बच्चों ये आ गया 0.15। तो सर यहां पे आपने रिप्लेस किया 0.15, बी के चांसेस कितने थे? आंसर 1/2 मीन्स आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल वैल्यू -2π/5 किसकी होगी? अब आप देखिए पहले ये बताइए, -2π/5 जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव रेंज किस में आती है? साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, या कॉसेकेंड इनवर्स में? साइन इनवर्स है, बिल्कुल है। कॉसेकेंड इनवर्स नहीं है। अरे यार एक बार बताओ सर, कॉट इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, नेग्लेक्ट। सीकेंड इनवर्स की नहीं हो सकती, इसकी नहीं हो सकती, आंसर दिस इज करेक्ट। कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। बाकी तीनों की जो रेंज है, कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई। जबकि ये वैल्यू क्या है हमारे पास? ऑप्शन सिर्फ यही बचता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सारी ऐसे होने चाहिए।
सर द वैल्यू ऑफ पी व्हेन दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। हम ये भी यूज कर सकते हैं। सर डी आर सेम का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज प्रोपोर्शनल। पहले के डी आर है 3:2:9, अगले के डी आर है 1:-2p:3। अब दोनों रेशियो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब दिस अपॉन दिस 3/1, 2/-2p एंड सर 9/3। तो प्यारे बच्चों 3 किसके इक्वल है? -1/p। इन दोनों को इक्वेट किया तो p की वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्शन राइट। आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। dy/dx है सर e⁻x इंटू e⁻y। वेरिएबल सेपरेट कर लें। अगर हम वेरिएबल सेपरेट किया बेटा जी, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−y इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x एंड dx, क्या आएगा इसका रिजल्ट? e⁻x प्लस c। प्यारे बच्चों e⁻−y e⁻x प्लस c, क्या बन रहा है ऑप्शन? अगर c को मैं लेफ्ट में ले लूं, इसको हम राइट में ले तो e⁻x प्लस e⁻−y सर कांस्टेंट के इक्वल है। e⁻x प्लस e⁻−y ऑप्शन कौन सा आ रहा है सर? लो जी, चलिए बताओ बेटा इसको कैसे करना। बच्चा कहता बाय पार्ट्स लगा दो। बिल्कुल नहीं, पहले आपको क्या बताया गया कि किसी पहले जरा सोचिए कि किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करना है या नहीं। सबसे पहले ये सोचना है हमेशा। तो सर अगर हम एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो ये डेरिवेटिव बन सकता है और लिमिट से सर 0 to 1, सर 2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट 0 to 1। आपने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो प्यारे बच्चों ये आ गया 1/2 e⁻t एंड dt। लोअर लिमिट अपर लिमिट साथ साथ बदलेंगी, ध्यान रखना, क्योंकि सर आपने यहां पर t यूज किया किसको, लेकिन सर अगर मैं x को 0 रखता हूं तो t की लोअर लिमिट भी 0 ही आएगी। 1 रखें तो सर अपर लिमिट भी 1 ही आएगी। नाउ इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, e⁻t लोअर लिमिट अपर लिमिट, सर आंसर आ गया e-1 हाफ ऑफ e-1 e⁻1 माइनस e⁻0। e⁻0 क्या होगा? आ जाओ जी अगला क्वेश्चन। ये द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। प्यारे बच्चों x = 5, y -3/4 एंड 2 - z/1, इसके drs बताने हैं। तो dr सर लाइन के अगर कभी भी कैलकुलेट करने हो तो लाइन की इक्वेशन x - x1/a, y - y1/b, सर z - z1/c = लैम्डा, इसके इक्वल होती है इक्वेशन। इसमें लाइन के drs क्या होते हैं सर? a, b और c। तो सर ये दोनों तो इक्वल दे दिए गए, सर इसके इक्वल तो नहीं दिया हुआ। इसको जबरदस्ती अब इसके इक्वल लेके आना हमने। तो इक्वल आने के लिए हमें क्या करना है सर? इसको हम कह सकते हैं 5 को लिया लेफ्ट में और फिर लिख सकते हैं सर x - 5 = 0 लैम्डा एंड x - 5/0 = लैम्डा। प्यारे बच्चों यहां है y -3/4, नेगेटिव कॉमन लिया तो सर अब सर इस क्वांटिटी को अगर हम इसके साथ इक्वेट कर लें तो सोचो क्या बन रहा है? x - 5/0, y -3/4
z माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। डी आर्स क्या है 0, 4 और -1। अभी आग का ऑप्शन आ गया ए। अब डायरेक्शन रेशियो तो उसने क्वेश्चन में कहा नहीं, मान लो कुछ चेंज करके कह दिया, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस लाइन, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद एक्स एक्सिस। आप सबको अब ये पता होना चाहिए कि सर अगर एक लाइन का एंगल तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा होता है तो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल तीनों एक्सिस के साथ बनते हैं। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होते हैं, उसमें डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की रेशो को डायरेक्शन रेशो कहते हैं हम। तो प्यारे बच्चों ये कॉस अल्फा रेशो कॉस बीटा रेशो कॉस गामा की वैल्यूज हैं। तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहां क्या चल रही है, अल्फा एंगल कहां पर होता है विद एक्स एक्सिस। अगर कॉस अल्फा 0 है तो इसका मतलब अल्फा एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। कितना हुआ क्वेश्चन यही, बट पूछा क्या कुछ और, रेशियो नहीं पूछेगी। फाइंड द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद एक्स एक्सिस। तो एंगल विद एक्स एक्सिस कहां से मिलेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से नोटिस में आएगा। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की रेशियो है। कॉस अल्फा की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब अल्फा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ओके, अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये सैंपल पेपर के सॉल्यूशन में कहीं आएगा। आपने सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देख लिया, ये अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो किसको पता चलेगा, जो क्लास में प्रेजेंट है या घर में जाके लेक्चर को देख रहा है। दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहे तो आपका टाइम धीरे धीरे आपको नीचे लेके आ रहा है, डाउनफॉल। ये चीजें पता थोड़ी चलेंगी, किसको पता चलेंगी, जो क्लास में अवेलेबल होगा, मेंटली भी, नॉट फिजिकली ओनली। आ जाओ, ये सर -a to a आपको दिख रहा है, क्या बताते हैं उसमें सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, इवन ऑड की प्रॉपर्टी। क्या चेक करते हैं हम, इवन ऑड। तो सर यहां पर आपने फंक्शन आपको दिया गया log ऑफ 2 - x अपॉन, आइए प्यारे बच्चों x को रिप्लेस किया -x से, x को -x से रिप्लेस किया तो लो बेटा इसका रेसिप्रोकल आ गया, और f ऑफ -x इसको हमने लिख किया बेटा 2 - x अपॉन 2 + x, रेसिप्रोकल किया तो डिग्री क्या हो जाएगी यहां, एंड f ऑफ -x नेगेटिव आगे ले लिया। बताओ बेटा कौन सा फंक्शन बन रहा है, यस इसका नेगेटिव आगे, f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx, फंक्शन इज ऑड। तो ऐसे केस में इंटीग्रल का आंसर क्या होता है 0। इंटीग्रेशन की कुछ क्लासेस ऑनलाइन लगाई थी, कई बच्चों ने ज्वाइन किया, कुछ क्लासेस अटेंड की बहुत अच्छे से। आप सबके लिए एक मैसेज है, उसमें लेक्चर नंबर 2 जो रिवीजन क्लास में मैंने 6 क्लासेस दी हैं, जो सेकंड क्लास ऑनलाइन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्म्स जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आई हैं और एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखी। लेक्चर नंबर 2 रिवीजन का लेक्चर नंबर 2 पब्लिक क्यों है, 6 के 6 लेक्चर यूट्यूब चैनल पर चले आना, सेकंड लेक्चर को जरूर देख लेना सारे बच्चे। ऐसी फॉर्म्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में फॉर्म गिवन ही नहीं है। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, क्लास अटेंड नहीं की थी लाइव, उस लेक्चर को जरूर देख लेना, तब जाके इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है इंडेफिनेट, ध्यान रखना। आ जाओ यहां बेटा, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। प्यारे बच्चों फंक्शन ये दिया गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां पर x की वैल्यू कह रहा है सर x पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x सर 2x - 2a, f डैश x
सर ये पॉजिटिव आना चाहिए, ध्यान रखना सर, डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा x दिया किससे ग्रेटर, ये डेरिवेटिव यहां पे बनाओ जरा एक बार। इसके लिए हमने क्या किया सर, पहले a लेस किया दोनों साइड, x माइनस ए किससे ग्रेटर, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इज ए पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ये बन गया बेटा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किससे ग्रेटर आ रहा है सर, डेरिवेटिव आ रहा है किससे ग्रेटर, -2a से ग्रेटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि a की वैल्यू बताइए अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए सर, 0 से ग्रेटर। डेरिवेटिव होना चाहिए पॉजिटिव सर, डेरिवेटिव होना चाहिए 0 से ग्रेटर। एक बात बताओ, डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव, 2 से ग्रेटर पॉजिटिव, 10 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर, राइट। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, वो 0 से ही ग्रेटर होगा जरूरी थोड़ी है, वो 2 से भी बड़ा हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है। तो डेरिवेटिव की ये जो वैल्यू है सर, इससे ग्रेटर आ रही है, इसकी वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम 0 होगी। या ये 5 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और उससे बड़ा अगर डेरिवेटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी -2a की वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम क्या होगी, 0, मैक्सिमम कितनी भी चली जाए। तो -2a की वैल्यू या तो होगी सर 0 या 0 से ग्रेटर। नाउ -2 से डिवाइड किया तो सर a क्या होगा, 0 या 0 से लेस देन। क्या पूछा उसने सर, a की वैल्यू बताइए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से लेस देन। ठीक है जी, ये आ गया आपका ऑप्शन। ना 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 ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पक्का, 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ऐसे, मजाक नहीं। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा, समझ जाओ यार। अब किसी से सिंपल क्वेश्चन नहीं हो रहे तो ऐसे कैसे होंगे, उनकी धड़कन तो बढ़ जानी चाहिए। नहीं, वेदांता में पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। आ जाओ जी सर, वेक्टर ए दिया गया आई जे की टर्म में, बी दे दिया गया और सी दे दिया गया। सर एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, अगर वेक्टर सी इसके इक्वल है तो रिप्लेस करो, चेक कर लो एक्स और वाई की वैल्यू। वेक्टर सी किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, 4i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर ए प्लस वाई टाइम वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या था बेटा, तो यार ये आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप -2xi कैप प्लस xj कैप। सर yi कैप प्लस 2yj कैप। प्यारे बच्चों 4i कैप प्लस 3j कैप। सर दिस और दिस में से i कैप कॉमन लिया, -2x प्लस y एंड x प्लस 2y। अब लेफ्ट और राइट अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4 किसके इक्वल होगा, और बेटा जी आ गया 3 इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यूज हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वो आंसर है। सर x -1 और y2 रखें, x -1 और y2 रखें, x को -1 और y को 2 रखें, तो पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए। आ जाओ इधर, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। ए सेट में एलिमेंट है सर 1, 2 और 3, बी सेट में एलिमेंट दे दिए सर 4, 5, 6 और 7।
इंजेक्टिव का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू से अलग अलग रिप्लेस करने पर वाई के एलिमेंट से अलग अलग आउटपुट आने चाहिए। तो पहले एलिमेंट के लिए कितनी ऑप्शंस हैं, कोई भी आउटपुट हो सकता है इसका, इसके लिए कितनी ऑप्शन, मान लीजिए आपने इसको एसोसिएट कर दिया इसके साथ, अब इसकी एक डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, तो इसके लिए कितनी ऑप्शन, 3 ऑप्शंस। अगले के लिए तो दिस एंड दिस एंड दिस, 4 and 3 and 2, the answer is 24। कौन सा ऑप्शन, डी आ गया बच्चों। ठीक है जी, पास होना ना, तो आ जाएगा यार, पास तो हो ही जाएगा इस माने। इतना ही चाहिए सर, ज्यादा की जरूरत नहीं हमें, इंडियंस है, ज्यादा लालच नहीं करते हम। बता, इंडियन लालची होते हैं ना सर, मैं तो बहुत हूं नहीं। आ जाओ इधर। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस वन, राइट है या रॉन्ग है, ट्रू है या फॉल्स है, इसको चेक करना है। एक मिनट यार, बेटा ये दिया गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, प्लीज साइन इनवर्स 3x+4 की डोमेन के लिए आपको होता है 3x+4 किन लिमिट्स में होना चाहिए, -1 to 1। x कैलकुलेट करें यहां से, 4 लेस किया, सब में 4 लेस किया बच्चों, 3 से डिवाइड किया तो -5/3। तो सर डोमेन आ रही है -5/3 से लेके -1, राइट या रॉन्ग, सर बिल्कुल ठीक है ये तो, दिस इज ट्रू। अब साइन वर्स x डिफाइंड होता है सर -1 to 1, सर बिल्कुल ये भी ठीक है। क्या ये सर इसका रीजन है, यस इसका रीजन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, सर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या ये होगा, आपको नहीं करने की जरूरत, आप ये सोचो सर क्या इसका इंटीग्रेशन ये होता है, दैट्स इट, होता है ना, बस ट्रू ट्रू, नहीं log x का डेरिवेटिव होता है सर, यस सर, क्या ये इसका रीजन है, नो, ओवर।